दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख चार्टिंग अ रूट फॉर IORA अंडर इंडिया चेयरशिप के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तथा सामरिक और रणनीतिक क्षेत्र है। हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत अधिक भू रणनीतिक मूल्य है, जो वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को सुगम बनाता है और विश्व की 2/3 आबादी यहाँ रहती है। गौरतलब है कि हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या IORA की स्थापना की गई थी। बता दें कि वर्ष 2025 में भारत IORA की अध्यक्षता करने वाला है। यह भारत के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और व्यापक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के भीतर अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर है। हालांकि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अपने रणनीतिक महत्व के बावजूद फंडिंग की कमी और शासन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अध्यक्षता के साथ भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को और प्रभावी भी बना सकता है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व और उससे जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का क्या महत्व है। समुद्री सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सुरक्षा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर निर्भर करती है, जहां महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनें हैं, जिनके माध्यम से भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा प्रवाहित होती है। विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण इन जल क्षेत्रों को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय संप्रभुता एवं आर्थिक समुत्थान शक्ति के लिए आवश्यक है। भारत का सागर सिद्धांत इस समुद्री प्रथम रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। गौरतलब है कि 2015 में भारत ने हिंद महासागर के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास या सागर पहल की शुरुआत की थी। इसके अलावा भारत का 95% से अधिक व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य के पास गश्त बढ़ा दी है, जो दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम चोक पॉइंट हैं। साथ ही सितंबर 2023 में शुरू किया जाने वाला भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा हिंद प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो भारत को खाड़ी के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एवं ब्लू इकोनॉमी नेतृत्व में भी इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र चक्रवात, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रवाल क्षति जैसी जलवायु जनित आपदाओं के प्रति सुभेद्य है। बता दें कि भारत IORA आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन तथा ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में नेतृत्व के माध्यम से जलवायु अनुकूलन प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी और सतत समुद्री विकास तथा हरित वित्त के लिए अवसर उत्पन्न होंगे। इन सब के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत को ग्लोबल साउथ में एक सभ्यतागत एवं लोकतांत्रिक अभिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करने में मदद करता है। भारत द्विवार्षिक IORA अध्यक्षता के माध्यम से समावेशिता, विकास और संप्रभुता के आसपास क्षेत्रीय मानदंडों को आयाम दे रहा है। यह भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बहुपक्षीय सुधार एजेंडे का भी समर्थन करता है। लेकिन सवाल है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं? भारत में सामरिक संसाधन की कमी है। भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण की क्षमता चीन एवं अमेरिका की तुलना में सीमित नौसैनिक संसाधनों, बजटीय बाधाओं और सैन्य सीमाओं के कारण बाधित है। बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बावजूद भारत के पास विदेशों में सैन्य अड्डे, लंबी दूरी की तैनाती क्षमता और समुद्री प्रभुत्व के लिए निरंतर वित्तपोषण का अभाव है। इससे हिंद महासागर से आगे इसकी उपस्थिति सीमित हो जाती है। सत्र 2023-24 में सशस्त्र बलों को आवंटित पूंजीगत व्यय उनकी अनुमानित आवश्यकता से बहुत मेल खाता है। हालांकि संशोधित अनुमान चरण में सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया गया व्यय बजट अनुमान से
4% कम था। इसके विपरीत जिबूती और कंबोडिया में सक्रिय तैनाती के साथ चीन का रक्षा बजट सत्र 2025 में 7% से अधिक हो गया। इसके अलावा भारत के पास सुसंगत हिंद प्रशांत सिद्धांत का अभाव है। भारत के पास अपने रणनीतिक विकल्पों और गठबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए एकल संस्थागत हिंद प्रशांत नीति कार्यढांचे का अभाव है। हालांकि सागर एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक महासागर पहल मौजूद है, लेकिन एकीकृत सिद्धांत की अनुपस्थिति भागीदारों के लिए स्पष्टता को कम करती है तथा खंडित क्षेत्रीय संदेश की ओर ले जाती है। इससे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की नेतृत्व क्षमता कमजोर होती है। अमेरिकी हिंद प्रशांत रणनीति वर्ष 2022 या जापान के मुक्त व खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के विपरीत भारत का दृष्टिकोण पहलों का एक अंश मात्र है। इन सबके साथ भारत को भू राजनीतिक संतुलन की दुविधा का भी सामना करना पड़ता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर चीन के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने से अस्पष्टता उत्पन्न होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे उच्च दांव वाले सुरक्षा समझौतों में भारत की विश्वसनीयता कम हो जाती है। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता सुरक्षा संरेखण में अस्पष्टता उत्पन्न करती है। ऑकस पर इसका सतर्क रुख और रूस के साथ रक्षा संबंधों को जारी रखना इसके संतुलन को दर्शाता है। इसके अलावा भारत की सतर्क व्यापार स्थिति जो आरसीईपी से वापसी और सीमित एफटीए में देखी गई है, ने भारत प्रशांत क्षेत्र में इसके आर्थिक एकीकरण को कमजोर कर दिया है। इससे दीर्घकालिक व्यापार साझेदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता कमजोर होती है तथा क्षेत्रीय आर्थिक कूटनीति में विशेषकर आसियान, चीन और जापान की तुलना में इसकी स्थिति कम होती है। बता दें कि भारत वर्ष 2019 में आरसीईपी से बाहर हो गया और वर्ष 2024 तक उसके पास केवल 13 सक्रिय एफटीए हैं, जो आसियान से बहुत कम है। दूसरी ओर आसियान और चीन के बीच व्यापार वर्ष 2010 के बाद से दोगुना से अधिक बढ़कर 235.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2019 में 507.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय मंचों में सीमित संस्थागत क्षमता भारत के महत्व को सीमित करती है। आईओआरए, बिम्स्टेक और आईपीओआई जैसे हिंद प्रशांत संस्थाओं में भारत का प्रभाव अकुशल सचिवालय, समर्पित वित्त पोषण की कमी एवं प्रशासन की सुस्ती के कारण कमजोर हो गया है। दूरदर्शी लक्ष्य होने के बावजूद भारत को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण में क्रियान्वयन और परिचालन संबंधी कार्य निष्पादन में प्रायः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही भारत का इंडो पैसिफिक फोकस प्रायः घरेलू मुद्दों जैसे सीमा संघर्ष या आर्थिक मंदी और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण बाधित होता है। ये निरंतर ध्यान को सीमित करते हैं, कूटनीतिक बैंडविड्थ को कम करते हैं और लगातार क्षेत्रीय जुड़ाव में बाधा डालते हैं। गाजा संघर्ष और लाल सागर में हूती विद्रोह ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों एवं कार्गो को सीधे प्रभावित किया, जिससे नौसेना को पुनः तैनात करना पड़ा। इस बीच वर्ष 2024 में कनाडा और मालदीव के साथ तनाव ने कूटनीतिक ध्यान को भ्रमित कर दिया। इन सब के अलावा अपर्याप्त समुद्री अवसंरचना और संपर्क भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। भारत का बंदरगाह अवसंरचना, तटीय रसद और जहाज निर्माण क्षमता अपने हिंद प्रशांत समकक्षों की तुलना में अविकसित है, जिससे आर्थिक एवं सामरिक अभिगम दोनों सीमित हो रही है। सागरमाला जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब और गहन समुद्री बंदरगाह क्षमता की कमी से भारत का समुद्री व्यापार एवं नौसैनिक अभिगम प्रभावित होता है। इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी और कनेक्टिविटी संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है। भारत को एक व्यापक हिंद प्रशांत वृहद रणनीति तैयार करना चाहिए। भारत को अपने कई नीतिगत श्रृंखलाओं जैसे सागर, एक्ट ईस्ट, आईपीओआई, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को एकीकृत राष्ट्रीय हिंद प्रशांत रणनीति में एकीकृत करना चाहिए। इस रणनीति में समुद्री, आर्थिक और मानक क्षेत्रों में भारत के हितों, सीमाओं, संलग्नता, साधनों एवं क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इससे भारत को स्वयं को निवल सुरक्षा प्रदाता और क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करने वाले अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को नौसैनिक अभिगम और समुद्री अवसंरचना का विस्तार करना चाहिए। अपने समुद्री नेतृत्व को स्थापित करने के लिए भारत को रसद साझाकरण समझौते करके, अग्रिम उपस्थिति सुविधाएं स्थापित करके और अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने नौसैनिक परिचालन का विस्तार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मिशन आधारित तैनाती को सुदृढ़ करना, जल के अंदर के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा द्वीप क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना
समुद्री मार्ग सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत को हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में गहन समुद्री बंदरगाहों, एमडीए नेटवर्क और तटीय रडार श्रृंखला जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे कदम भारत को तटीय क्षेत्र से पूर्णतः हिंद प्रशांत समुद्री शक्ति में बदल देंगे। साथ ही भारत को समुद्री सुरक्षा, संपर्कता, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपदा मोचन पर केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देकर क्वाड, IORA, IPOI, बिम्स्टेक और भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे त्रिपक्षीय में अपनी भूमिका को गहन करना चाहिए। मिनीलेटरल प्रारूप औपचारिक गठबंधनों की कठोरता के बिना चपलता प्रदान करते हैं और भारत को क्षेत्रीय मानदंडों को आयाम देने की अनुमति देते हैं। भारत को पुनरावृत्ति को कम करने के लिए इन समूहों के बीच समन्वय तंत्र भी बनाना चाहिए। आगे की राह। भारत की हिंद प्रशांत भागीदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसके लिए एक सुसंगत रणनीति, बढ़ी हुई समुद्री क्षमता और गहन क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ने से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी। IORA अध्यक्ष के रूप में भारत को प्रभावी साझेदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्ता को संतुलित करते हुए सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर नेतृत्व करना चाहिए। भारत को चाबहार बंदरगाह, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी रणनीतिक संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी चाहिए। संस्थागत कार्यढांचे और आर्थिक कूटनीति को सुदृढ़ करने से भारत की एक प्रमुख हिंद प्रशांत शक्ति के रूप में भूमिका मजबूत होगी। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी में कौन सी चुनौतियां बाधा डालती हैं, विस्तार से लिखिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।